हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषियन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग कि ऐसे फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जिसमें हम कम टाइम में एक हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए नीट 2025 में। क्योंकि अगर आप पूरी फिजिक्स अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको बेशक टाइम लगेगा बहुत सारा, और आप एक अच्छा स्कोर भी आप ला पाएंगे। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आपको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही आपको करने हैं जिससे आप एटलीस्ट आप एक सेफ स्कोर ला सके अपने नीट में कि 110 या 120 मार्क्स आप फिजिक्स पे ले आएंगे, तो आपकी एक कट ऑफ को क्लियर करने में आपको थोड़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो इस चैप्टर्स में आपको वही चैप्टर्स बताऊंगा, आपको मैं 7 या 8 चैप्टर्स बताऊंगा, प्लस उसके साथ कोरिलेशन भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ उसका और बेनिफिट हो जाएगा आपको, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ मदद करनी चाहिए और कहाँ पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको कोई भी आपको एक स्टडी मटेरियल चाहिए हो फ्री में, तो आप मेरे टेलीग्राम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं कि मैंने वहाँ पे पूरा अपना जो क्लास नोट्स होते हैं वो भी अपलोड कर रखे हैं और बाकी की चीज़ें भी अपलोड है। तो आप वो चेकआउट एक बार आप कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मैं चैप्टर 1 बताऊँ जो इंपॉर्टेंट है नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको 3 से 4 चैप्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि 3 से 4 चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होंगे, बट ये बड़े चैप्टर्स नहीं होते। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और आप नीट का अगर आप देखेंगे कि कितना आप इनपुट डालेंगे, मतलब कितना पढ़ रहे हैं, और आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको करने के मिलेंगे, तो एक उसका एक अच्छा रेशियो मिल जाएगा कि आपको पढ़ना कम है बट आपको एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल जाएगा नीट में करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप पूरी मॉडर्न फिजिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर्स है आपका वो भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, क्योंकि वो दोनों चैप्टर हमारे ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स जो होती है वो एक मस्ट चैप्टर है आपको फिजिक्स में करने के लिए। अगर आपको एक नीट में आपको 4 या 5 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ईजिली, क्योंकि कैलकुलेशन पे ही डिपेंड कर रहा था मॉडर्न फिजिक्स। वरना जो इसकी थ्योरी पार्ट है वो काफ़ी ईजी होती है मॉडर्न फिजिक्स में। अगर आपको मैं चैप्टर 2 बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, वो है मेरी इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट में आपको 2 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लास 12 का पार्ट है ये। आपको इसमें फ़ायदा क्या है, आपको इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट करने के साथ बाकी चैप्टर्स से भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कर लेंगे तो आपका एक तो 12th का आपका वो कवर हो गया चैप्टर। अलॉन्ग विद दैट, जो 11th का जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर्स है, अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर आप उठाना और एक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट उठाना, दोनों की दोनों आपको पूरी ओवरलैप आपको करती हुई मिलेगी। तो अगर आप पूरी इलेक्ट्रोस्टैट आप यूनिट एक बार आप अच्छे से कर लेंगे बड़े एक्सटेंट पे लेवल पे जाके, तो आपका एक ग्रेविटेशन भी आपका एक कवर हो चुका है। अलॉन्ग विद दैट, आपका जो मेजॉरिटी पार्ट वर्क एनर्जी पावर का होता है आपका वो भी कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको मैं थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी आप ले लो। पोटेंशियल एनर्जी आप एक आप इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट की आप देख लो, और हमारी ग्रेविटेशन चैप्टर की देख लो, और आप वर्क एनर्जी पावर की देख लो। फॉर्मूले आपको ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेंगे, पूरे में कुछ चेंज है नहीं आपको। तो आप इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट कर लो, बाकी का भी आपको थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा और आप एक डिसेंट मार्क्स ले आएंगे इस चैप्टर में भी। अगर आप आपको थर्ड चैप्टर बताऊं तो वो मेरे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आप क्वेश्चन जो पूछते हैं नीट के ट्रेंड में जाके, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी पूछ रहे होते हैं। आप पीवाईक्यू आप जाके आप देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ इतना डिफिकल्ट आपको नहीं पूछ लिया है, आपसे इजी ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ के जाओ, उसमें आप फॉर्मूले पे आप ज़्यादा फोकस देना, वरना जो रजिस्टर वाली जो चीज़ें होती है आप उस पर ज़्यादा फोकस देना, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अगर आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊँ जो इंपॉर्टेंट है, वो है फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स प्लस केटीजे। देखिए, थर्मोडाइनमिक के साथ आप केटीजी भी आप साथ में ही कवर कर लेना, आप इसको अलग अलग चैप्टर मत मानना। बुक में अलग चैप्टर बेशक दिया है, अलग पूरे चैप्टर का नंबर लिखकर, बट आप उसको आप अलग ना मानना, आप दोनों को एक साथ पढ़ना, एक ही नोट बनाना। क्योंकि जो चैप्टर होते हैं ये दोनों कोरिलेट करते हैं आपस में, क्योंकि केटीजी कोई अलग से चैप्टर नहीं है, वो एक थर्मोडाइनमिक्स का ही पार्ट है केटीजी। तो आपके इसमें आपको फ़ायदा क्या है, आप अगर आप फिजिक्स का केटीजी कर लेंगे तो आपका जो केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स होता है वो आपको ऑलमोस्ट 90% आपको कवर पूरा हो जाता है। आपके जो फॉर्मूले आप जो यूज़ करते हैं फिजिक्स में वो आप केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, बस थोड़ा माइनस का थोड़ा वो हो जाता है लफड़ा आप देखने के लिए, तो थोड़ा माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। अलॉन्ग विद दैट, जो केमिस्ट्री में कंबशन वाली होती है, हीट ऑफ रिएक्शंस वाली जो इक्वेशन होती है, थोड़ा आप उसको देख लेना, पर वो भी बच्चे कर लेते हैं क्योंकि उसमें बस माइनस करना पड़ता है और आखिरी में आंसर आ जाता है। तो जो आपका जो मेजॉरिटी पार्ट है वो आप फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्लस केटीजी पढ़ना, और फिर आप ट्राई करना केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने पे, तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है, आपने फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा है प्लस उसके साथ आपका केमिस्ट्री भी कवर हो रहा है, तो आपका इसमें ये बेनिफिट हो गया। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर बताओ तो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से देखिए जो पास्ट ट्रेंड अगर आप नीट के देखेंगे तो इससे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं आते, इजी आते हैं। बट एक आपको एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा है तो आप ये पूरा चैप्टर आप कर लेंगे। तो इस पर भी आपको फोकस देने की इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए यूनिट एंड डायमेंशन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेकार चैप्टर है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, मैं उसके साथ एग्री हूँ। बट अगर आप इसका कोरिलेशन देखेंगे बाकियों के साथ, जैसे कि आप यूनिट एंड डायमेंशन से आप कितनी आप चीज़ें कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ आप कर सकते हैं यूनिट डायमेंशन से कि आप उसका डायमेंशन देख के आप आंसर लेख निकाल सकते हैं किसी का। और दूसरा है कि आप क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आपका यूनिट एंड डायमेंशन काम हो जाएगा। और जो मेरा तीसरा होता है कि कई बार होता है कि आंसर में होता है जो यूनिट दे रखी होती है आंसर में, तो बच्चे क्या करते हैं जो क्वेश्चन में जो पूछा होता है तो क्वेश्चन से जो यूनिट बना लेते हैं उसकी जो फिगर जो कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो उससे भी एक डायरेक्ट आंसर आ जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, एग्जाम्पल के लिए हम अगर भी रिसेंट नीट का ले लेते हैं। रिसेंट नीट 2024 में एक प्रिज्म वाला क्वेश्चन आया था। प्रिज्म वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारा एलिमिनेशन मेथड से हमारा निकल रहा था। तो उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यूनिट एंड डायमेंशन होता क्या है, क्योंकि ये बेशक इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा बट बाकी चैप्टर्स में आप यूनिट एंड डायमेंशन की आप एक हेल्प ले सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट चैप्टर बताऊं वो है सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर में अब तो हमारा जो बाकी का जो कम्युनिकेशन डिवाइस था वो तो कट ही गया, बस सेमीकंडक्टर बचा हुआ। तो सेमीकंडक्टर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इजी आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। कि जैसे कि डायोड के बारे में ज़्यादातर पूछते हैं, ज़्यादा डायोड के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो आपको एक ईजी आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए एक सेमीकंडक्टर का, और आपको एक डिफरेंशिएट पता होना चाहिए पी एन एन जंक्शन पे बारे में, तो आप इजीली आप कवर कर लेंगे सेमीकंडक्टर। तो आपको सेमीकंडक्टर भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी जितनी आप मॉडर्न फिजिक्स में दे रहे हैं। बेशक आपके मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, सेमीकंडक्टर में कम आएंगे, बट सेमीकंडक्टर के इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने वो गलत कर दिए तो आपकी फिर एक वो ब्लंडर मिस्टेक ही कहलाएगी। अगर आपको मैं लास्ट चैप्टर बताऊँ वो है काइनेमैटिक्स। तो ये काइनेमैटिक्स से ऑनेस्टली बताऊँ तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम आते हैं। ठीक, बट ये भी सच्चाई है कि काइनेमैटिक्स से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो इजी ही आते हैं, मुश्किल नहीं आते। जैसे कि अगर आप मैं रोटेशन चैप्टर बोलूँ तो रोटेशन चैप्टर से अगर आप न्यू हो तो आपको बेशक मुश्किल लग सकता है, वरना आप रट के चले जाओ रोटेशन चैप्टर, आपको उससे भी हो जाता है। रोटेशन चैप्टर पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जो मैं आपको एक किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप मिनटों में आप मिनटों में क्या सेकंडों में आप क्वेश्चन में आप इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। बट इस वीडियो के उस पर आपको काइनेमैटिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। काइनेमैटिक्स में आपको गैलीलियो रेशियो पढ़ने पड़ेंगे, रेंज के फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसे आपको ओवरव्यू आपको रखना है काइनेमैटिक्स चैप्टर्स का भी। तो हमारे ये चैप्टर्स थे जिसमें आपको जो मस्ट है आपको इतना तो आपको करके जाने ही जाने हैं। अलॉन्ग विद दैट आप ट्राई कीजिए कि आप बाकी चैप्टर भी आप कवर कर लो, क्योंकि आपके इस चैप्टर में आपके बेशक तो आ जाएंगे 110 या 120 नंबर अगर आप कोई मिस्टेक ना करो, कोई गलत ना करो। बट स्टिल अगर आपको एक 180 स्कोर चाहिए, कि आपको एक अच्छा स्कोर करना है नीट में, तो आपके फिजिक्स भी आपको अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रैंक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है। अगर आपको अपना खुद बताओ तो मैंने खुद ब्लंडर मिस्टेक किया था। मेरे नीट 2024 में मेरे 145 मार्क्स आए थे नीट फिजिक्स में, और जेई फिजिक्स में मेरे 95 आए थे हमारे ये जे 2024 में मेंस में। तो इसलिए आपको एक अच्छा ओवरव्यू होना चाहिए फिजिक्स में, और कोरिलेशन आप रखिए कि आप ये मत सोचिए कि मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ नेक्स्ट चैप्टर मैं कर लूँगा तो मेरा खुद का वो हो जाएगा, बट वो नहीं होता है। अगर आप चैप्टर 1 कर रहे हैं तो चैप्टर 1 के बाद आपको चैप्टर 2 ही करना है, आपको चैप्टर 3 नहीं करना है। तो आप ट्राई कीजिए आप पूरी फिजिक्स आप कंप्लीट करें। बट अगर आपके पास फिर भी टाइम ना बचे तो आप जो मैंने आपको जो चैप्टर्स बताए हैं आप एटलीस्ट आप वो तो करके जाओ, जिससे आपके एक डिसेंट मार्क्स आ जाए, जिससे आपकी कट ऑफ क्लियर हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको किसी और वीडियो में आपको टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस वीडियो पे एक वीडियो बना दूंगा। टिल देन थैंक यू।